का नाम है मिड सेकंड की बात हम आज करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा इसकी बात हम करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाली जो यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने बात करी थी आवेश की, कि जो आवेश है आपका, जिसको इंग्लिश में हम चार्ज भी बोलते हैं, तो आवेश जब आपका विरामावस्था में रहता है और उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उस फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या हिंदी में बात करें तो स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहली यूनिट में, जब हमारा आवेश क्या था? स्थिर था, और उसका अध्ययन हमने किया था स्थिर विद्युत को लेकर। इस यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि जो आवेश है वो आवेश गतिशील हो जाता है। जब आवेश गतिशील हो जाता है मतलब आवेश चलने लगता है। तो आवेश जब चलने लगता है तो ये आवेश दो प्रकार से चल सकता है। दो प्रकार से इस आवेश को हम मान सकते हैं कि चल सकता है। एक तो ये नियत वेग से चले और एक परिवर्तित वेग से चले। परिवर्तित वेग से मतलब आवेश जब गतिशील है तो वो दो प्रकार से गतिशील हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से, या परिवर्तित, चेंज होता रहे उसका वेग, कभी कितना कभी कितना। तो जब हम नियत वेग की बात करते हैं और उसकी स्टडी हम करते हैं कि जो आवेश है वो गतिशील है और वो नियत वेग से गतिशील है, तो ये जो अध्ययन है ये धारा विद्युत के अंदर आता है, जिसकी बात हमको इस यूनिट में करनी है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि जो आवेश है वो गतिशील है और उसका वेग बदल रहा है और वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो अध्ययन पूरा होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकत्व, ये हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो इसके ऊपर है, धारा विद्युत। और धारा विद्युत क्या चीज है? हमने आपको बता दिया कि जब चार्ज या आवेश मूवमेंट करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से, तो इसको हम बोलते हैं धारा विद्युत। ठीक है, तो धारा विद्युत के ऊपर अपन पूरी डिस्कस आज आपकी जो केंद्रित रहेगी वो धारा विद्युत के ऊपर। धारा विद्युत की बात हम करें तो जो आपका पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो है विद्युत धारा। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहता है आपके नोट्स में आपको मिलेगा, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। इस टाइप की बात आपको पहला क्वेश्चन के रूप में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा हम किसको कहेंगे, विद्युत धारा किसे कहेंगे, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ये पहला क्वेश्चन आता है। तो विद्युत धारा हम देखें कि कोई भी एक चालक है, यदि कोई भी एक चालक है, मान लीजिए ये आपका चालक है, इस चालक के अंदर ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ परिच्छेद। इसको हम जनरली ए से बताते हैं। यदि कोई चालक है और उस चालक के अंदर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के अंदर आवेश प्रवाह की दर, मान लीजिए क्यू आवेश है, क्यू आवेश इसके अंदर से होकर गुजर रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर, उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। किसी भी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा का जो सूत्र है, या अपन शॉर्ट रूप में याद रखने की बात करें तो विद्युत धारा हम किसको कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह
प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर कहाँ पर? किसी चालक के किसी परिच्छेद के अंदर आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, अब हम बात करें सूत्र की। तो विद्युत धारा का सूत्र जनरली क्या होता है? हम 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत धारा की बात हम करें तो विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, मतलब प्रवाह की दर मतलब आवेश बटे समय। इसको यदि हम I से बताएं तो I इज इक्वल टू आवेश Q हो और समय T हो तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यदि T इक्वल टू 1 इसमें हम ले लें, यदि T इक्वल टू 1 ले हो, यदि इसके अंदर T इक्वल टू 1 रखें तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू Q। तो इससे भी हम दूसरी परिभाषा एक और बना सकते हैं विद्युत धारा की। कि क्या परिभाषा बनेगी आपकी? कि यदि एकांक समय के अंदर T इक्वल टू 1 ले लिया ना आपने, तो ये क्या हो गया? एकांक समय। कि एकांक समय के अंदर किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की। तो ये आपका जो है विद्युत धारा की बात हुई। तो विद्युत धारा की दो परिभाषाएं हमने दे दी है। पहली परिभाषा जहाँ से हमने स्टार्ट की कि हम विद्युत धारा किसको कहेंगे, तो हमने कहा कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। जब हमने इसमें रखा और लास्ट में हमने T इक्वल टू 1 रखा, तो हम आवेश की मात्रा के हिसाब से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। साथियों, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि यदि एकांक समय के अंदर किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से जितने आवेश अंदर जा रहे हैं उन आवेश की मात्रा को भी विद्युत धारा कह सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं अपन मात्रक की और विभव सूत्र। तो देखिए, मात्रक की बात हम करें, मात्रक क्या होगा इसका? जो आपका सूत्र है उस सूत्र पे अपन आते हैं। सूत्र हमारा विद्युत धारा क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q को हम आवेश है, आवेश को अपन कैसे बताते हैं? Q इज इक्वल टू, जैसे हम बात करते हैं कूलाम और समय को सेकंड से, तो इसको कूलाम बटे सेकंड या इसको अपन क्या बोल देते हैं? ये एम्पियर इसको कहा जा सकता है। तो इससे एक एम्पियर को भी हमको डिफाइन करना हो तो भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात हम विमी सूत्र की करते हैं कि विमी सूत्र किसको कहेंगे? तो Q के लिए हम देखते हैं I इंटू T होता है, तो वहां से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद में जैसे अपन ने इसकी बात करी थी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T मतलब कि एम्पियर। अब हम विमी सूत्र की बात करेंगे तो विमी सूत्र भी इसमें क्या हो जाएगा आपका? M0 L0 और A आ जाएगा, A और T0, ये इसका विमी सूत्र होगा। तो ये विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में साथियों एक बात और बताइए, तो विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि? विद्युत धारा सदिश है या अदिश? क्योंकि कहीं पे भी अपन ने देखा हो तो हम ये देखते हैं कि हम विद्युत धारा जब बताते हैं तो हम इसको एरो से बताते हैं, एरो से बताते हैं और ये ऐसा भी लिखते हैं कि 2 एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दिशा भी है और साथ ही साथ इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है और परिमाण भी है। तो क्या होगा जब जिस राशि के अंदर दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है, हमने 11 में पढ़ा है, उस राशि को हम क्या बोल देते हैं? सदिश राशि। तो क्या ये सदिश राशि है विद्युत धारा? जी नहीं, ये सदिश राशि नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये सदिश राशि नहीं है। तो फिर क्या है? अदिश राशि है। जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आगे जाके पढ़ोगे तो इसको टेंसर भी बोलते हैं, टेंसर। लेकिन ये अभी अपने यूज का नहीं है, तो अभी जनरली हम इसको अदिश राशि के प्रकार से अपन इसको मान सकते हैं। लेकिन अदिश राशि क्यों मानते हैं, क्यों अदिश राशि कहेंगे इसको, जबकि इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि दिशा भी है, परिमाण भी है, तो इसको सदिश राशि मानना चाहिए। लेकिन सदिश राशि हम नहीं मानते हुए इसको अदिश राशि मानते हैं। सिंपल इसका रीजन ये है कि
जो आपकी जो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि मान लीजिए एक आपका जो है करंट इधर से फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, सपोज करें इधर से आपका 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये इस पॉइंट पे आ रहे हैं। दोनों पॉइंट से जोड़ के जब आपने तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर इस करंट को मेजर किया तो ये मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल है 30 डिग्री एंगल है सपोज करें। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये सदिश राशि है, तो इसमें सदिश के योग का नियम लागू होना चाहिए था। सदिश के योग का नियम क्या होता है? मान लीजिए ए और बी 2 है तो उसका वो वाला सूत्र होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ab cos थीटा, ये वाला सूत्र लागू होना चाहिए और इससे वैल्यूज निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ हम प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इसके अंदर ये सदिश योग नियम लागू नहीं होते हुए सीधे सीधे अदिशों की तरह 2 और 8 कितने हो गए 10। तो यहाँ जो धारा प्राप्त हो रही है वो 10 एम्पियर की धारा प्राप्त हो रही है। मतलब सामान्य तौर पे जो अदिश राशि जिस प्रकार से व्यवहार करती है योग नियम के अंदर, उस हिसाब से विद्युत धारा अपना व्यवहार करती है। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि ये जो राशि है ये अदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका समझ में आपको आ गया होगा। ये आपका विद्युत धारा वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो आता है, तो अगला प्रश्न जो अपन जिसकी बात कर रहे थे और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे वो है ओम का नियम। छोटा सा है, आप लोगों ने 9-10 के अंदर बहुत अच्छे से ओम का नियम पढ़ा भी है, प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ओम के नियम भी कुछ नहीं है, परिभाषा टाइप अपन बात कर ले कि ओम का नियम हम किसको कहते हैं। ओम का है ना, 10th में आपने पढ़ा भी है, इसका प्रैक्टिकल भी किया है, लेकिन एक रिवाइज के रूप में अपन देख लेते हैं कि ओम का नियम अपन किसको बोलते हैं कि यदि कोई भी चालक है उसकी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, ताप, दाब, इसमें यदि कोई परिवर्तन न हो तो उसमें यदि अपन प्रोवाइड करें विद्युत धारा को, तो जो विद्युत धारा है वो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया है उस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप लोगों ने रट रखा है, बोल रखा है कि भाई ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो इसको अगर अपन देखें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा हम लिखते हैं। और इस V को हम जब हटाते हैं तो ये कांस्टेंट यूज करते हैं R इंटू I। यहाँ ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, है ना। और इसकी यूनिट भी हम देखते हैं क्या आती है, ओम इसलिए आती है कि ओम के नियम के द्वारा इसको निकाला गया, तो इसको ओम यूनिट हम देखते हैं। ये छोटा सा एक आपका ओम के नियम की बात कर लिए, छोटा सा क्वेश्चन आपका यहाँ डाल दिया गया नोट्स में ओम के नियम, क्योंकि हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकल 12th के अंदर भी इसका करेंगे, तो ये आपको जानकारी पूरी इसकी होना चाहिए ओम्स लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो है धारा घनत्व। क्वेश्चन जो बनता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र। मात्रक एवं विमीय सूत्र, मात्रक लिखिए एवं विमीय सूत्र। तो धारा घनत्व की बात हम जब करते हैं तो सीधा सीधा मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ कि धारा घनत्व आप J = I/A, ये याद आप रख लीजिए। धारा घनत्व क्या होता है, J = I/A। यदि हम परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे कि हम इसके अंदर A = 1 रख दें। यदि A क्या है क्षेत्रफल, तो A क्या रख दिया 1 हो, तो J क्या हो जाएगा आपका I। क्या मतलब हुआ इसका। अब ये परिभाषा स्टार्टिंग से जो परिभाषा हम दें कि जो आपका कोई चालक यदि है और उस चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल, ये एक क्या चीज बताया था ना आपको, एक क्या चीज है कि ये चालक है ना, ये चालक है और चालक में ये जो आपका है ये एरिया आपका क्या कहलाता है। यदि इसको अपन 1 रखते हैं मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, प्रति एकांक हो, तो उस क्षेत्रफल में बहने वाली जो विद्युत धारा है
उस विद्युत धारा को ही हम उस पॉइंट के ऊपर धारा घनत्व कहते हैं। कहीं पे भी आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए आप इसके अंदर यहाँ पकड़ लें, इसको यहाँ पकड़ लें और यहाँ अपन बोल दें कि यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसका ये A = 1 है। तो इस जगह से, इस पॉइंट से जितनी विद्युत धारा अंदर बह रही है वो विद्युत धारा इस बिंदु के ऊपर धारा घनत्व कहलाएगी। अब जब हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो सूत्र तो हम लिए लेते हैं J = I/A। तो इसका मात्रक और विमी सूत्र की बात कर लो, मात्रक क्या होगा साहब? J = I/A। बहुत सिंपल है, I का हमने देखा क्या हो रहा था, एम्पियर, A का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक कितना हो गया इसका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो मात्रक हो गया। विमी सूत्र की बात करो, विमी सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र यही लगेगा आपका J = I/A। I को अपन कैसे लिखते हैं? Q × T, और A ही है, Q × T। Q मतलब या डायरेक्ट ही I को एम्पियर से बता देना, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो है धारा है, तो धारा को आप पता ही रखा अपन ने। चलिए, इसमें अपन देख रहे हैं कि जो विमी सूत्र आपका J = I/A, मैंने इसको साफ किया है इससे, I/A। I को अपन कैसे बता रहे हैं? आपका एम्पियर से। तो धारा का जो विमी सूत्र अपन ने पहले वाले उसमें लिखा है, अभी क्या लिखा है? M0, L0, A और T0। ये विमी सूत्र हमने धारा का इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। और नीचे A, यहाँ पर ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है मतलब लंबाई गुणित लंबाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब L²। तो ये आपका आ गया M0, L0, A, T0 बटे L²। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L⁻², A, T0। ये आपका धारा घनत्व का विमी सूत्र हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका धारा घनत्व यहीं पर समाप्त होता है। तो ये इस तरीके से आपका धारा घनत्व समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, कि किस प्रकार का जो है प्रश्न उसमें आता है, मैं आपको बताता हूँ। अनुगमन वेग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के बारे में हम बात करें, अनुगमन वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो साथियों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग की बात हम करते हैं तो थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो छोटा ही है, और अनुगमन वेग जो अनुगमन वेग समझा दूंगा आपको, तो 3-4-5 मिनट में उसका एक रिलेशन है करंट के साथ में, धारा के साथ में, वो भी मैं बता दें। लेकिन वास्तव में अनुगमन वेग होता क्या है, इसके ऊपर 5-1 मिनट अपन बात कर लें। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी चालक है, तो उस चालक के अंदर, मान लीजिए आपका कोई चालक है, ये चालक लेगा, ये चालक कार है, कोई सा भी कापर वगैरह का किसी का भी चालक कार। अब इस चालक कार के अंदर हम जानते हैं क्या क्या होते हैं, अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, जिसको हम ई से बताते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की बात अपन कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पे हमने देखा था कि कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर नेट जो विद्युत क्षेत्र होता है, चालक के अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। नेट विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसी वजह से तो हमको करंट नहीं लगता है। अदरवाइज यदि हम कोई लोहे की रॉड पकड़ी है या कोई तार कहीं पड़ा हुआ है, उसको अपन हाथ लगाएंगे तो हमको करंट लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी चालक के अंदर ढेरों इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, तो मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो उसमें करंट होना चाहिए, और करंट होना चाहिए तो हम किसी चीज़ को यदि पकड़ रहे हैं तो उसके अंदर फिर हमको करंट लगना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ई नेट, या जिसको हम बोलेंगे जो आपका फील्ड है, वो वहाँ पर अंदर कितना होता है, शून्य।
क्यों होता है इसके बारे में जल्दी से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने के बाद में जब आपने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर आरोपित आप करते हो, तो ये सब जो है एक तरफ आपका इस टाइप से, दूसरा आपका ये प्रोड्यूस कर देते हैं फील्ड, एक प्लस सिरा बन जाता है, एक माइनस सिरा बन जाता है। तो जो अंदर का जो इंड्यूस जिसको बोलते हैं हम, प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र है, वो बाहर के विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाता है और दोनों की दिशा अपोजिट हो जाती है। इस वजह से ये ई नेट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि वास्तव में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम करते हैं कि वो होती क्या है, तो सामान्य तौर पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट है वो तो मूवमेंट होता ही होता है। लेकिन जब आप कोई तार पड़ा हुआ है बाहर, है ना, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, जिसके मान लीजिए इसके अंदर का टेम्परेचर, जो तार का टुकड़ा है इसके अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो नेचुरली इसमें थर्मल एनर्जी कहीं से न कहीं से इसके अंदर आएगी। ऊष्मीय ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, ऊष्मीय ऊर्जा इसको मिलेगी। किसको मिलेगी? कंडक्टर को ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी। और ऊष्मीय ऊर्जा जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लग जाता है। ऊर्जा मिलती है, ये मूवमेंट करने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी ये इस टाइप से मूवमेंट करते हैं। और इनके मूवमेंट करने का जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो बहुत अधिक होता है अंदर। ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल जिसकी बात करें अपन, थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है किसी चालक के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका वेग बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है मतलब लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतने वेग से ये भागते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, अंदर ही अंदर। लेकिन फिर वही बात है, भागते रहते हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि इंड्यूस जो है फील्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, और इसकी डायरेक्शन अलग होगी, इनकी डायरेक्शन अलग होगी। इस वजह से नेट आपका कितना होगा? शून्य। तो ये तो एक बात हुई कि अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट किसकी वजह से कर रहे हैं? थर्मल जो एनर्जी आपकी है या ऊष्मीय ऊर्जा है, उस ऊष्मीय ऊर्जा से ये ऊष्मा प्राप्त करके और बहुत ज़्यादा वेग से ये अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से इधर से। अब जब ऐसा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर जब हम बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, या यूँ कहें कि इसको बैटरी से हम जोड़ देते हैं। बैटरी से जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ से अपन ने लिया ये, इसको ये प्लस और ये माइनस, इससे इसको जोड़, जैसे इसको हमने जोड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करके और प्लस की ओर आएंगे, तो विद्युत धारा जो है आपकी इधर बहने लगेगी इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से आते हैं, तो ये यहाँ पे जो दूसरे आपके जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए रहते हैं, जैसे आयन बोलते हैं इनको अपन, इंग्लिश में कर्नल्स बोलते हैं, इन आयन्स से ये टकराएंगे। मान लीजिए ये प्लस है, तो ये यहाँ से मूवमेंट करता हुआ आएगा, इसके पास में आएगा, यहाँ आके ये टकराएगा। तो ये टकराने से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी हो गई कम, हो गई वेलोसिटी, खत्म हो गई इसकी। फिर ये यहाँ से वापस चला, मान लीजिए इधर आया, इधर फिर दूसरा आपका पैनल है, इस कर्नल से या इस आयन से ये फिर टकराया, फिर यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस वेग से गति कर रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन ये जो है टकरा कर इनका ये वेग तो क्या हो जाता है? बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर ये कैसे करंट फ्लो होता है इसके अंदर? तो ये बाहर से जो विद्युत क्षेत्र लगा हुआ रहता है, इस विद्युत क्षेत्र की तरफ देखिए, यहाँ थोड़ा सा और आपको समझिए कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चला इधर, यहाँ आया, यहाँ आयंस के पास में आ गया, फिर यहाँ से ये चला वापस, मान लीजिए यहाँ आया नहीं, तो यहाँ से यहाँ आ गया, इधर आ गया, फिर इधर से फिर इधर आ गया। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन्स टकरा के और यहाँ आपका क्या लगा हुआ है? यहाँ बैटरी लगी हुई है आपके प्लस वाला सिरा, तो ये आ रहा तो है इधर है, इस तरफ मूवमेंट तो कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन मूवमेंट कैसे कर रहा है? बहुत धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। क्यों बहुत धीरे धीरे कर रहा है? क्योंकि थर्मल एनर्जी से ये भाग तो रहा है, पर ये ऊपर नीचे सब तरफ भाग रहा है। इस फील्ड की तरफ जब ये आ रहा है, तो बीच में इसको कर्नल्स मिलते हैं या आयंस मिलते हैं, उन आयंस के साथ में
ये टकराता है, टकराना मतलब ऐसा नहीं कि जाके और टकरा गया, इस टाइप से नहीं टकराना है। टकराने से मतलब है कि ये इसके अंदर इसकी एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाती है वापस, फिर यहाँ से मूवमेंट होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से मूवमेंट होता है, यहाँ आता है। तो ये आपस में इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन फील्ड की तरफ जो प्लस की तरफ है इधर आने का इनका वेग बहुत कम हो जाता है, और ये वेग ही इसका क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या जिसको बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट का मतलब, अनुगमन का मतलब, ड्रिफ्ट का मतलब भी यही होता है कि बहुत हल्के से बहना। ड्रिफ्ट मतलब बहना, ये बहते हुए इधर आ जरूर रहे हैं मूवमेंट करते हुए, लेकिन बहुत धीरे 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 आ रहे हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी तो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, और ये बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। बाकी जो क्वेश्चन के लिए जो परिभाषा वाली बात जब हम करते हैं, तो परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है कि अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलेंगे कि कोई भी जो चालक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये विद्युत क्षेत्र हमने लगा रखा बाहर से, तो कोई भी किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र लगाने पर जिस औसत वेग से बाहर, औसत वेग से ये जो है गति करता है, उस औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा आपकी हुई है।